मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। मेरे YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया कि दितांत अथवा एक तरह से तनाव शैथिल्य का क्या आशय है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके क्या मायने हैं। शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के नव शीत युद्ध से पहले अचानक ये स्थिति कैसे आई, क्यों आई, इसका अध्ययन किया। अब हम साथियों ये देखेंगे कि जो दितांत है वो दितांत क्या चीज़ है। दितांत जो व्यवहार है, दितांत व्यवहार का आशय ये है कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य शीत युद्ध के दौरान जो तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे, उन तनावपूर्ण संबंधों में शिथिलन, एक तरह से अमेरिकी और सोवियत संघ के जो संबंध हैं वो संबंध एक उस अवस्था में आ गए कि हमें दोनों के मध्य एक सहयोग दिखाई दे रहा है। दोनों जिस कटुता को लेके पूरी दुनिया में रस्साकसी कर रहे थे, पूरी दुनिया में उनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही थी, वो प्रतिस्पर्धा में उसमें कमी आई और दोनों ने कहीं ना कहीं ये देखा कि हमारे राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा पुष्ट तब किया जा सकता है तब हम अपने संबंधों में तल्खी को ख़त्म करके अपने संबंधों में गर्माहट लाएं, नरमी लावें, सौहार्दपूर्ण लाएं। तो साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे अपनी क्लास में तनाव शैथिल्य अर्थात दितांत के कारण। दितांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ तनाव शैथिल्य होता है। हम अध्ययन करेंगे कि इसके क्या कारण थे। ये दितांत अचानक से नहीं आया, दोनों देशों के में जो टेंशन चल रही थी उस टेंशन में कमी अचानक से नहीं आई। इसके तमाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कारण देखे जा सकते हैं। देखो साथियों, इसका पहला कारण है दितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों के पूर्तिकर्ता। साथियों, हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति बहुत प्रमुख होती है और विदेश नीति में राष्ट्रीय हित बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जिनके आधार पर विदेश नीति निर्मित की जाती है, विदेश नीति का निर्माण होता है। तो ये देखा गया कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के राष्ट्रीय हित हैं, दोनों के राष्ट्रीय हितों के लिए शीत युद्ध कितना घातक था ये दोनों ने महसूस किया और उन्होंने सोचा कि राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए हमें कहीं ना कहीं शीत युद्ध का त्याग करना होगा, संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना होगा। देखो साथियों, सोवियत संघ खाद्यान्न की दृष्टि से उस समय आत्मनिर्भर नहीं था और उसको खाद्यान्न आयात करना पड़ता था और अमेरिका खाद्यान्न का निर्यात करता था। दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति कि सोवियत संघ में साइबेरिया और जैसे तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिनका विकास तकनीकी ज्ञान के अभाव में सोवियत संघ नहीं कर रहा था और इस लड़ाई में उलझा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम संबंधों में जो हमारों में गर्मी चल रही है उन संबंधों को हम थोड़ा सा कम करें, हम एक तरह से मधुर संबंध स्थापित करें ताकि हमारी जो ऊर्जा, समय, श्रम एक तरह से एक दूसरे से रस्साकसी में लग रहा है, उस समय को हम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में क्यों नहीं लगाएं। दूसरा बिंदु देखते हैं हम साथियों, दितांत संबंध सोवियत संघ के आर्थिक विकास की ज़रूरत। सोवियत संघ के पास हम एक तरह से देख सकते हैं एक सोवियत संघ कच्चे माल के लिए बहुत बड़ा स्थान है जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन तकनीकी कौशल के अभाव में वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये देखा जा रहा था कि उनके यहाँ खाद्यान्न की कमी थी। सोवियत संघ के यहाँ खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए वो बाहर के देशों पर निर्भर था और सोवियत संघ को अपना तीव्र आर्थिक विकास भी उस समय करना था, लेकिन सोवियत संघ इस शीत युद्ध की राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उलझ गया और वो ये देख रहा था कि इस उलझन की वजह से वह अपने आर्थिक विकास को साइड में कर रहा है। अगला बिंदु, अमेरिकी उद्योगों हेतु कच्चे माल की आवश्यकता। देखो साथियों, कोई भी विकसित देश है, विकसित देश के पास उन्नत तकनीक होती है, कारखाने होते हैं, कौशल होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वह कच्चे माल के अभाव में एक तरह से कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, बड़ा उद्योग नहीं लगा सकता। कच्चा माल प्राथमिक आवश्यकताओं में आता है और हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ और तमाम साम्यवादी देश जो सोवियत चंगुल में कह सकते हैं उनको, जो सोवियत चंगुल में थे, जो एक तरह से उन देशों के पास कच्चा माल बहुतायत में था, लेकिन
इस दोनों की प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता के कारण वो कच्चे माल वहाँ से नहीं मंगवा पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जैसे सोवियत संघ है, सोवियत संघ के पास प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं, सोवियत संघ जैसे साइबेरिया क्षेत्र है उसका, और सोवियत संघ के पास इसके अलावा कच्चे माल के कई, जैसे मान लो हमें देखें लोहा के क्षेत्र में सोवियत संघ के पास कच्चा माल है, तो उन सब का हम भरसक उपयोग कर सकें ताकि हम आर्थिक विकास को मजबूत कर सकें। अगला बिंदु देखते हैं साथियों, हम परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन। हम ये देखते हैं शीत युद्ध परमाणु असंतुलन का परिणाम कह सकते हैं, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका परमाणु हथियार रखता है। पूरी दुनिया पे उसने अपना एक तरफा एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव कायम किया कि अमेरिका के पास एक ऐसी पावर है जिसके बल पर वो पूरी दुनिया में सबसे अग्रिम पंक्ति में आने वाला देश है। तो ये देखा गया कि उसके वजह से जो असंतुलन बना हुआ था, उस असंतुलन को 1949 में जैसे ही सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण के साथ ही वो असंतुलन खत्म हो गया और परमाणु संतुलन की स्थापना हुई। हम ये देखते हैं साथियों कि शीत युद्ध में जो शिथिलन पैदा हुई वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हकीकत में या वास्तविकता के तौर पर वो परमाणु शक्ति जब सोवियत संघ ने अर्जित कर ली तो उसके अर्जित होने के साथ ही एक तरह से कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका शिथिल हो गया। और विचारक ये मानते हैं कि परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में जो संतुलन बना, उस संतुलन से शीत युद्ध की गति को विराम लगा। अगला बिंदु, आणविक युद्ध का भय। देखो साथियों, शीत युद्ध के दौर में परमाणु युद्ध के भय से सभी लोग त्रस्त थे। उस समय देखा जाता था कि जो हाइड्रोजन बम थी, हाइड्रोजन बम के मुकाबले उस समय न्यूट्रॉन वाले बम आए। न्यूट्रॉन बम उनसे भी ज़्यादा भयावह थे। जहाँ हाइड्रोजन बम में मारक क्षमता, एक व्यक्ति मारा जाएगा और 3 व्यक्ति घायल होंगे, उसकी तुलना में ये बिल्कुल उलट न्यूट्रॉन बम में थी। वहाँ 3 व्यक्ति मारे जाएंगे तब 1 व्यक्ति घायल होगा। तो इसकी भयावहता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। तो इसीलिए साथियों पूरी दुनिया इससे त्रस्त थी कि अगर ऐसी स्थिति में अगर युद्ध होता है तो युद्ध के परिणाम कितने भयावह होंगे, कितने कष्टप्रद होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और परमाणु प्रयोग के दौरान जब हिरोशिमा नागासाकी पे किया गया तो पूरी दुनिया बड़े अच्छे से देख चुकी थी। अगला बिंदु है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव। देखो साथियों, शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं थीं, धीरे धीरे उनमें हमें बदलाव दिखाई दिया। शीत युद्ध में मुख्यतः हम विचारधाराई टकराव देखते हैं कि विचारधाराई टकराव था। एक और जहां संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था के पक्षधर थी और साम्यवाद को खत्म करना चाहती थी, वहीं सोवियत संघ एक तरह से साम्यवाद में वृद्धि चाहता था कि दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था आए, साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा मिले और पूंजीवाद का खात्मा हो। ये उनकी प्राथमिकताएं थीं। शीत युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जैसे ही शुरू हुआ, वो दोनों ने अलग अलग गुट बना लिए, उनके अगुवा बन गए वो। लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि इनकी प्राथमिकताओं में बदलाव आया। इसका कारण ये है कि इन देशों में जो राजनीतिक नेतृत्व है, इन देशों में चुनाव के समय अभिजनों की मांग के आधार पे, बुद्धिजीवियों के आधार पे ये देखा गया कि डिस्कस होने लगे कि शीत युद्ध की राजनीति में हम पड़े रहें या हम अपने देश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम करें, जन कल्याण के लिए काम करें। तो हम अपनी ऊर्जा वहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा सा हमें प्राथमिकताओं में बदलाव दिखाई दिया और दोनों गुटों के जो अगवा देश थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके द्वारा एक तरह से ये तय किया गया कि हमें अपने नागरिकों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। अगला बिंदु हम देखते हैं शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण। शीत युद्ध के दौर में जो तनावपूर्ण वातावरण में पूरी दुनिया रही थी, वो सभी ने अच्छे से देखा, अच्छे से महसूस किया। क्यूबा संकट,
जर्मनी का विभाजन, इन सारी चीज़ों में लोगों ने ये देखा कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध कभी भी ऐसी स्थिति ला सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हमें इस युद्ध की स्थिति से हम क्यों भयभीत रहें, हमें एक साधारण स्थिति में रहें, हम उस स्थिति में रहें जिसमें हम अपना विकास कर सकें। अगला बिंदु, रूस चीन मतभेद व साम्यवादी गुट का ढीलापन। देखो साथियों, 1969 में ये देखा गया, एक तरह से साम्यवादी जगत के नेतृत्व को लेके कुछ भूमि विवाद को लेके सोवियत संघ और चीन में युद्ध हुआ और मतभेद की स्थिति सामने आई। इससे ये स्पष्ट हो गया कि सोवियत संघ और चीन में अब पहले वाली बात नहीं रही। जो साम्यवादियों के मध्य एक तरह से जो सहयोग चल रहा था, उस सहयोग की भावना में कमी आई, साम्यवादी गुट शिथिल हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण इस चीज़ का रहा। जो हमारे एक विश्लेषक हैं MS राजन, वो ये कहते हैं कि सोवियत संघ का चीन के द्वारा विरोध किया जाना और संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रांस के द्वारा विरोध किया जाना बहुत बड़ा कारण तनाव शैथिल्य का रहा। अगला बिंदु है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। देखो विद्यार्थियों, नाम नॉन एलिजिमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी बहुत बड़ी भूमिका शीत युद्ध के तनाव को कम करने में रही, अर्थात तनाव शैथिल्य की वृद्धि में नितांत व्यवहार में सहयोग हम गुट निरपेक्षता का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार ये देखा गया कि जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ गुटों को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं गुट निरपेक्ष देशों ने उन तमाम देशों को राह दिखाई, उन तमाम देशों को एक तरह से नई विदेश नीति के अनुसार अपने संबंधों के संचालन के लिए एक दिशा दी। जो देश नव स्वतंत्र थे, एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के जो देश थे, जो तुरंत स्वतंत्र हुए थे, उपनिवेशवाद के चंगुल से फ्री हुए थे, एक तरह से वो देश किंग कर्तव्य मूड वाली स्थिति में थे कि हम किस गुट में जाएं, किस गुट में नहीं जाएं, कहाँ हमें लाभ होगा, कहाँ हानि होगी। ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष देशों ने उनके लिए राह दिखाई। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उस गुट निरपेक्ष देशों की वजह से, उनके आंदोलन की वजह से, उनकी संख्या में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से कहीं ना कहीं ये दोनों गुट कमज़ोर हुए और इन्होंने ये सोचा कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं, ये राष्ट्र दोनों गुटों से फ़ायदा ले रहे हैं और हम इस गुटबाजी में पड़ के अपने विकास को पीछे धकेल रहे हैं और इस प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, इस एक अनवरत युद्ध में लगे हुए हैं। देखो साथियों, अगला बिंदु है द्विध्रुवीय से बहुकेंद्रवाद की ओर विश्व राजनीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति द्विध्रुवीय हो गई थी। दो ध्रुव थे, दो गुट थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया, जैसे जैसे दुनिया के तमाम राज्य परमाणु शक्ति हासिल कर रहे थे, जैसे अमेरिका के बाद सोवियत संघ के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन सब ने जैसे ही ये हासिल की तो हमें तमाम शक्ति केंद्र दिखाई दिए। उधर हम देखते हैं यूरोप में एकता की भावना का संचार हो रहा था, यूरोपीय एकीकरण चल रहा था, आर्थिक समुदाय बनाया जा रहा था। तो तब लगभग 1960-65 के बाद ऐसी स्थिति दिखाई दे रही थी कि शक्ति का पहले एक केंद्र था, उसके बाद हमें दो केंद्र दिखाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति नहीं रही। अब हमें ये दिखाई देने लगा कि बहुकेंद्रवाद की ओर विश्व जा रहा है, हमें शक्ति के तमाम केंद्र दिखाई दे रहे हैं, गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या में भी अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का जो माहौल चल रहा था, उस माहौल में नरमी आई और तनाव शैथिल्य को बल मिला। अगला बिंदु देखते हैं हम साथियों, यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की परिकल्पना से भयभीत थे। बिल्कुल सही बात है। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों की ज़मीन पर लड़ा गया। उन्होंने बड़ा नज़दीक से, बड़ा अच्छे से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तरह से युद्ध की विभीषिका, युद्ध की भयावहता को बड़े नज़दीक से देखा और उन्होंने ये महसूस किया कि युद्धों से मानवता को कोई फ़ायदा नहीं है, एक राष्ट्र को कोई फ़ायदा नहीं है। अतः ज़्यादा बेहतर ये है कि हम शांति से रहें, हम एक ऐसे माहौल में रहें जहाँ तृतीय विश्व युद्ध की संभावना न्यून हो, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है जब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगला बिंदु, महाशक्तियों को अपने गुटीय राष्ट्रों से निराशा एवं यथार्थवादी चिंतन की प्रवृत्ति।
देखो साथियों, ये देखा जा रहा था कि जो महाशक्तियाँ थीं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके जो गुटीय राष्ट्र थे उनसे निराशा पैदा हो रही थी। इसका एक कारण तो ये है कि कुछ राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की तरफ जा रहे थे, जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान, पुर्तगाल, रोमानिया, ईरान, ये सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ आ गए। दूसरी बात ये देखी जा रही थी कि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे वो दोनों गुटों से फ़ायदा ले रहे थे। तीसरी बात ये देखी जा रही थी कि महाशक्तियाँ ये सोच रही थीं कि जो ऐसे राष्ट्र हैं जो हमारी पीठ पर लदे हुए हैं, हमारे लिए एक तरह से बोझ बने हुए हैं, हमारे लिए अनइकोनॉमिक बने हुए हैं, हम उन राष्ट्रों के लिए ज़्यादा कार्य कर रहे हैं अपने आर्थिक विकास की कीमत पर, अपने लोगों के जन कल्याण की कीमत पर, अपने देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कीमत पर। तो इन सारी चीज़ों से बुद्धिजीवियों के द्वारा, अभिजनों के द्वारा ये धारणा प्रबल हुई कि कहीं ना कहीं हमें इसमें परिवर्तन लाना होगा। एक यथार्थवादी चिंतन का विकास हुआ कि हमें अपने देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए ज़्यादा काम करने होंगे, बजाय आपसी उलझन के, बजाय देश में, बजाय विश्व राजनीति में इंटरफेयर करने के। हमें इन चीज़ों में ज़्यादा काम करना होगा ताकि हम अपने देश के नागरिकों का ज़्यादा कल्याण कर सकें। इस यथार्थवादी चिंतन की उभार की वजह से भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से शीत युद्ध पीछे चला गया और तनाव शैथिल्य की स्थिति हमें दिखाई देती है। धन्यवाद साथियों, हम अगली कक्षा में आगे अध्ययन करेंगे।